नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। क्या अब रिया का नंबर आ गया? जी हां, सबके जहन में यही सवाल है क्योंकि सीबीआई की तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है। इन सब के बीच आपको बता दें कि सुशांत मिस्ट्री की मौत मिस्ट्री को सुलझाने में सीबीआई काफी एक्शन में दिखाई दे रही है। आज सीबीआई की टीम सुशांत के कुक नीरज, दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और स्टाफ दीपेश सावंत से उसने पूछताछ की है और तीनों को लेकर सुशांत के घर पर पहली बार पहुंची है। सीबीआई की टीम सुशांत के घर का एक एक इंच छान रही है। 13 जून की रात घर में क्या हुआ, कैसे हुआ, यह सब कुछ सीबीआई फ्रेम दर फ्रेम जांचेगी, इसको परखेगी भी। लेकिन इस केस की नामजद और पहली संदिग्ध रिया चक्रवर्ती से सीबीआई का आमना सामना कब और कैसे होगा, इस पर पूरे देश की नजर टिकी है। गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, कुक नीरज, दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, स्टाफ दीपेश सावंत, ये वो लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के वक्त या उसके कुछ दिनों पहले तक उसके सबसे करीब थे। लिहाजा सुशांत के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी सबसे ज्यादा जानकारी इन्हीं लोगों के पास हो सकती है। जांच शुरू होते ही सीबीआई ने इस केस के 3 अहम कड़ियों को सबसे पहले पकड़ा: सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश और नीरज। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये दोनों सुशांत की मौत वाली रात सुशांत के घर पर ही थे। तीनों मुंबई पुलिस को पहले ही बयान दे चुके हैं, लेकिन सीबीआई ने आज नए सिरे से पूछताछ शुरू की और तीनों को लेकर सुशांत के घर पहुंची। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के घर की, जहां पर सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। यहां पर आप देखेंगे सीबीआई ऑफिसर खड़े हुए हैं और जो टीम है पूरा क्राइम रिक्रिएट सीन करने की कोशिश कर रही है और सीबीआई की जांच जो है काफी तेजी से इस मामले में बढ़ रही है। और जो बेडरूम है वहां पर भी जाकर के जायजा लिया जा रहा है कि क्या हुआ था उस दिन जब सुशांत सिंह राजपूत का शव पाया गया था। दूसरी तस्वीर में आप यहाँ पर देखेंगे कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है, इस रूम में मौजूद है और यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन, ये देखिए, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चालू है। सीबीआई की टीम यहां पर मौजूद है। कोलैबोरेट किया जा रहा है स्टेटमेंट सपोर्टिंग स्टाफ का और साथ ही साथ सिद्धार्थ पिठानी का उस दिन क्या हुआ था ये जानने के लिए, और साथ ही साथ पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक एक डिटेल माइन्यूटली सीबीआई इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पाली हिल के घर में जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला था। अब पूरे देश को इंतजार है इस बात का कि रिया चक्रवर्ती तक सीबीआई कब और कैसे पहुंचती है, उसे पूछताछ के लिए कब बुलाया जाता है, क्या रिया गिरफ्तार भी हो सकती है। इन सारे सवालों के जवाब तो सीबीआई के पास हैं, लेकिन रिया और फिल्मकार महेश भट्ट की व्हाट्सएप चैट से जो खुलासा हुआ है उससे रिया पर शक और गहरा गया है। मुंबई पुलिस को दिए बयान में रिया ने कहा था कि वो परेशान थी, इसीलिए 1 हफ्ते पहले फ्लैट से चली गई थी, जबकि व्हाट्सएप चैट से साफ हो रहा है कि रिया यूं ही नहीं गई बल्कि रिश्ता खत्म करके गई थी। पुलिस को रिया ने बताया कि उसके फ्लैट से जाने में सुशांत की भी सहमति थी, जबकि व्हाट्सएप चैट से साफ होता है कि इस फैसले में महेश भट्ट का भी हाथ था। सुशांत के परिवार को लगता है कि जांच सही दिशा में जा रही है और सीबीआई ने जिन जिन लोगों पर सबसे पहले हाथ रखा है, सुशांत केस की मिस्ट्री डिकोड होने का रास्ता इन्हीं की जुबान से खुलेगा। सिद्धार्थ पिठानी का नाम बार बार आ रहा है और कहीं न कहीं मुझे भी काफी उस पर शक होने लगा था वहीं जब घटना घटी। उसके बाद हम लोग जब मुंबई गए थे, दूसरा व्यक्ति मुझे लगता है कि जो संदीप सिंह है ना, वो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं मास्टरमाइंड है। कॉन्स्पिरेसी में, साजिश में लोग हैं तो उससे जरूर मिला हुआ है संदीप सिंह, इसमें कोई दो राय नहीं है। और संदीप सिंह पर हमको लगता है कि सख्ती से पूछताछ करने की पिठानी और संदीप सिंह, इन दोनों को 3rd डिग्री देने की आवश्यकता है, ये हमें महसूस हो रहा है। सीबीआई को सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफी कुछ सुराग मिलने की उम्मीद है। ऐसी खबर है कि रिपोर्ट को लेकर सीबीआई मुंबई पुलिस और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। मुंबई से शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा, मुस्तफा शेख और सहरसा से धीरेन्द्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आज 3 लोगों से सीबीआई की टीम ने की है पूछताछ। रिया का नंबर कब आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि परिवार वाले भी यही जानना चाहते हैं, क्योंकि परिवार वालों की ओर से सीधे बेहद गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाए गए थे। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको दे दें, आज तक से बातचीत में सुशांत की पड़ोसी ने एक्सक्लूसिव बयान दिया है और ये बयान काफी ज्यादा अहम हो जाता है। उनकी ओर से कहा गया है कि इतनी जल्दी कभी लाइट बंद नहीं होती थी जितना कि 13 जून की रात को हो गई थी।
सुशांत के कमरे की लाइट बंद हो गई थी, केवल किचन की लाइट ही जल रही थी। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि सुशांत तो सुबह 4 बजे तक जगते थे, हम लोग आपस में बातचीत भी करते थे, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ कि पहले ही लाइट ऑफ कर दी गई। इस तरह से उन्होंने रहस्य को और ज्यादा गहरा दिया है और इसी वजह से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर सच इस पूरे मामले का है क्या। सुशांत की पड़ोसन की ओर से क्या कुछ कहा गया है आज तक से बातचीत के सुनिए। इस बिल्डिंग में सुशांत सिंह का जो घर है उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसे उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी। 4 बजे तक जागता था वो। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं जनरली लाइट ऑफ नहीं होती है, सो दिस वाज कंप्लीटली ऑफ। तो मतलब पूरी लाइट, देयर इज समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज। और कौन नहीं है। आपको बता दें कि लगातार ये जो बयान है ये अपने आप में इस संदेह को और ज्यादा गहरा कर रहे हैं कि दरअसल 13 जून की रात सब कुछ ठीक नहीं था और अगले दिन सुबह सुबह इस तरह की खबर का सामने आ जाना, वो भी तब जब कुक की ओर से जो बयान दिए गए हैं कि दरअसल सब कुछ तो सामान्य था। सुबह उठकर जब उसने जूस दिया, ठंडा पानी दिया और बाद में जब जाकर दरवाजा खटखटाया गया, दरवाजा नहीं खुला तो फिर चाबी वाले को बुलाया गया। चाबी वाले की ओर से भी बयान दिए गए हैं। आज तक से बातचीत में उसने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आज सुबह से लगातार हम वो दिखा भी रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है रिया चक्रवर्ती से पूरे मामले में पूछताछ कब होगी। इसी पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई के शांतनु सेन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक्टर नसीर अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख रहे हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम जी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ वकील फॉर्मर एसीपी मुंबई के धनराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। डायरेक्टर इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं आकाशदीप साबर, जो कि रिया का पक्ष अक्सर वो सामने रखते रहे हैं, जबकि नवीन चोमल जी भी हमारे साथ वरिष्ठ वकील मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले शांतनु सेन साहब आपका रुख करते हुए, चूंकि 3 लोगों से आज भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है और जिस तरह से एक्शन में ये पूरी की पूरी टीम है, कम से कम मुंबई पुलिस ने जो एक्ट दिखाया था पूरे मामले पर, अब सीबीआई को देखकर लग रहा है कि पूरे के पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज 3 लोगों से बातचीत, पूछताछ, रिया चक्रवर्ती का नंबर कम आएगा, ये सभी के मन में सवाल है। सर, क्या आपको लग रहा है कि कहां तक तफ्तीश अपनी बढ़ाने के बाद रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की टीम जो मुंबई पहुंची हुई है वो करेगी पूछताछ? देखिए, सीबीआई का जो तरीका है तफ्तीश करने का, पहले तो वो प्रमाण जुटाती है और वो सब प्रमाण इकट्ठे करने के बाद, और जब वो प्रमाण से स्पष्ट तरह से ठीक खुश हो जाती है, समझती है ये प्रमाण अब ठीक है, तभी जो लोग एक्यूज के लाइन में हैं उनसे पूछती है। तो रिया चक्रवर्ती का पोजीशन तो एक्यूज के नाम में शायद है एफआईआर में, बिल्कुल। तो जो एक्यूज्ड है उनको सीबीआई बाद में ही पूछेगी। हाँ, सीबीआई पूरी समय से ये उन पर ख्याल रखेगी, उनको भागने नहीं देगी, उनको कहीं जाने नहीं देगी, एयरपोर्ट में सारे मैसेजेस भेज देगी। पर सीबीआई जल्दी से जल्दी, मैं नहीं समझता किसी को अरेस्ट करेगी इस केस में, क्योंकि अरेस्ट के बड़े नतीजे होते हैं। अरेस्ट होते ही सीबीआई को कोर्ट में पेश करना पड़ता है प्रमाण, क्यों अरेस्ट किया, और अगर वो प्रमाण ठीक नहीं होते हैं तो कोर्ट उनको तुरंत बेल दे देती है। फिर कस्टडी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जो जरूरत होती है सीबीआई को नहीं हो पाती है। तो सीबीआई बहुत सोच विचार के कदम रखती है अरेस्ट करने के पहले इन केसेस में। जो एक्यूज भाग जाएंगे उनको तो सीबीआई फौरन अरेस्ट कर लेती है, पर इस केस में सीबीआई ये जरूर समझती है कि कोई भी एक्यूज भागने वाला नहीं है, सब तैयार है सीबीआई को फेस करने के लिए, क्योंकि उनके बारे में चर्चा इतने दिन से चल रही है। भागना होता तो अभी तक भाग जाते। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता सीबीआई को कोई जल्दी है किसी को अरेस्ट करने में। सीबीआई प्रमाण जुटाएगी और प्रमाण जुटाने के लिए सीबीआई को टाइम चाहिए। ये जो आप लोग प्रश्न शुरू कर दिया, अभी से वॉच कर रहे हैं सीबीआई पर, ये सीबीआई को मदद नहीं कर रही है जी। ये सीबीआई के लिए मुश्किल ही पैदा कर रही है। मैं नहीं समझता है जब मीडिया इन्वेस्टिगेशन करे, जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन पहले ठीक था, सीबीआई को लाने के लिए कोर्ट के सामने, लोगों के सामने जो भी बात मीडिया इकट्ठा कर रही थी वो अच्छा था। अब मीडिया को सीबीआई को छूट देनी चाहिए।
और सीबीआई के काम पर कोई नजर मैं नहीं समझता मीडिया को रखनी चाहिए। सर, ये जो नजर महत्वपूर्ण रखेगी बातें वो आप बोल कोर्ट रहे है। हैं, लेकिन दरअसल सुशांत का मामला सिर्फ अब एक परिवार का या एक एक्टर का मामला रह नहीं गया है। पूरे देश की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं और सीबीआई की भी। सर, मैं उन आंकड़ों के साथ आपके पास दोबारा लौटूंगी, उसके पहले उज्जवल जी के पास में जाना चाहूंगी। सीबीआई की भी इस तरह के मामले में अब तक की इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी नहीं रही है। फाइनल नतीजे पर बहुत सारे मामलों में जो बहुत हाई प्रोफाइल थे, जांच आगे बढ़ती गई लेकिन वो नहीं पहुंच सकी है। इसी वजह से देश भर की निगाहें हैं और मीडिया भी इस पूरे मामले को कैप्चर कर रहा है, क्योंकि इसके पहले मुंबई पुलिस को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। बिहार पुलिस को लेकर भी मुंबई पुलिस ने सवाल खड़े किए और 2 राज्यों के भीतर टशन का भी मामला ये पूरा का पूरा बनता हुआ चला गया। लेकिन उस पर नहीं जाते हुए मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, लेकिन उज्जवल साहब आपका रुख करते हुए यहां पर शांतनु जी ने महत्वपूर्ण बातें कही है। देखिए, सीबीआई किसी भी जल्दबाजी में नहीं रहने वाली है। वो पहले पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, जब वो संतुष्ट हो जाएगी उसके बाद ही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। लेकिन किसी की गिरफ्तारी में वो हड़बड़ी इसलिए नहीं दिखाएगी क्योंकि कोर्ट में उसको पूरे साक्ष्य पेश करने होंगे। क्या इसी तरह से पूरे मामले को आप भी आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उज्जवल निकम जी? चित्रा जी, शंतनु साहब ने सही कहा है। सीबीआई एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जी, और जांच अधिकारी पहले तो सबूत जुटाते हैं, क्योंकि ये जो मामला ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है और जांच एजेंसी को चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस कनेक्ट करना पड़ता है। और अगर कोई उज्जवल निकम जी से जी सर, हेलो, प्लीज 90 अपनी डेज बात के पूरी अंदर ही करें। उसको 90 डेज के अंदर ही उनको चार्जशीट फाइल करना पड़ता। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी जबरदस्ती और हरी में कोई अरेस्ट तो जल्दी नहीं करेंगी जब तक प्रमाण सबूत जुटाए नहीं जाते। दूसरा पॉइंट ये भी है कि 14 जून और 13 जून ये जांच एजेंसी के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि 13 जून में क्या हुआ, 14 जून में क्या हुआ, 14 जून में कौन कौन है। तो जांच एजेंसी इसके लिए क्वेश्चन बनाती है और क्वेश्चन से सवाल जवाब लिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट लिए जाते हैं, फिर वो वेरिफिकेशन होता है। 174 सीआरपीसी बम्बई पुलिस ने जो भी इंक्वायरी की है उसके बारे में भी पूछताछ हो सकती है। तो ऐसे कई पहलू है, तो मुझे नहीं लगता कि अरेस्ट का सवाल जल्दी आएगा। अरेस्ट का सवाल जल्दी नहीं आएगा, लेकिन रिया चक्रवर्ती बेहद अहम कड़ी इस पूरे मामले में साबित होने वाली है। चूंकि उज्जवल निकम जी, अगला सवाल भी आपसे करते हुए बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी, चूंकि रिया के बयान भी बार बार बदलते रहे हैं पूरे मामले में और आपने तो बहुत बड़े बड़े केस सुलझाए हैं इस देश के। ऐसे में रिया चक्रवर्ती की भूमिका क्या आपको भी संदेहास्पद नजर आती है? क्योंकि पहले कुछ और बयान देना, बाद में उससे पलटते हुए कुछ और कहा जाना, इसी वजह से परिवार वालों ने सीधे सीधे अगर किसी एक लड़की का नाम लिया था तो वो रिया चक्रवर्ती थी। देखिए, कोई भी इंसान के खिलाफ डाउट लेने के लिए सस्पिशियस ग्राउंड बनना बहुत जरूरी रहता है। उस आधार पे सुशांत के पिता ने उनका नाम लिया है एफआईआर में जी। लेकिन जहां तक अभियुक्त अगर कोई बयान बदलता है तो कानून में उसे कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि कानून में अभियुक्त के बयान को कोई वैल्यू नहीं है, एविडेंशियल वैल्यू नहीं, लीगल वैल्यू नहीं है। तो प्रोसिक्यूशन को इंडिपेंडेंट एविडेंस लाना पड़ता है कि भाई ये अभियुक्त क्या है। लेकिन अगर कोई अभियुक्त अपना बयान बदल देता है वहां और चेंजेस करता है तो उससे प्रोसिक्यूटिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को एक रीजनेबल डाउट आ जाता है, कुछ तो भी दाल में काला है, और इसीलिए जांच एजेंसी उससे ज्यादा इन्वेस्टिगेट करती। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है। धनराज जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, आप फॉर्मर एसीपी मुंबई के रहे हैं। धनराज जी, महत्वपूर्ण सवाल है। एक तरफ मुंबई पुलिस ने भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी पूरे मामले में, ईडी ने घंटों घंटों तक पैसों को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब किए। ये जो रिया चक्रवर्ती से पहले की पूछताछ है, ये सीबीआई को किस रूप में मदद करने वाली है? और आपको क्या लग रहा है कि सीबीआई कौन सी तारीख तय कर सकती है, कब ये तय कर सकती है जब रिया चक्रवर्ती, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा शक जाहिर किया गया है परिवार की ओर से, या सीधे सीधे उन्हीं के ऊपर इशारा किया गया है, उनसे कब करेगी पूछताछ, क्या लगता है? इसमें कोई संदेह नहीं चित्रा जी कि रिया चक्रवर्ती बड़ा की फैक्टर इस केस का बना हुआ है। आज नहीं, शुरू से, जब से ये तहकीकात शुरू हुई है। अब सीबीआई के पास में बॉम्बे पुलिस ने जो रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट दर्ज किए वो है, उनके पास में ईडी में जो उसकी इंक्वायरी हुई उसके स्टेटमेंट वहाँ हुए वो दर्ज है।
तो सीबीआई, मैं समझता हूं उनके जो स्टेटमेंट है रिया चक्रवर्ती के, इसका एनालिसिस करेगी और मौजूदा हालात जो आज सीबीआई वहां पर रिक्रिएशन ऑफ सीन पे गई है, ये हालात के साथ में और कुछ विटनेस के स्टेटमेंट के सहारे, उससे अलावा जो टेक्निकल एविडेंस है, सीसीटीवी है, टेलीफोन के सिम रिकॉर्ड्स का टैलिंग है, फिर ट्रैकिंग है जहां पर कौन सा आदमी कहां मौजूद है, ये सारी बातों को जोड़कर और जो स्टेटमेंट रिया के है पुलिस में या ईडी में, उसको तूक लगाकर वो देखेंगे कि इसमें मामला कितना सही है, कौन से काउंट पे हम रिया से सवाल पूछ सकते हैं। इसका एक चेकलिस्ट क्वेश्चनरी तैयार होगा और वो चेकलिस्ट क्वेश्चनरी के तहत वो रिया को बुलाएंगे। उसमें रिया क्या जो डिपोजिशन होगा, रिया का जो स्टेटमेंट होगा, उसकी जबानी होगी, वो कितनी कोराबोरेट कर रही है, कितनी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इस पे तय करेगा कि रिया को वो सवालात पूछे जाए जिसका शायद जवाब रिया दे न सके। और जब ये हालत पैदा हो जाएगी कि रिया जवाब नहीं दे रही है, तब ये बात बनेगी कि रिया ने इसमें क्या राज छिपाए हैं। अगर वो राज छिपाए हुए बाहर आने के लिए उसका कस्टडी में रहना जरूरी है, तो अरेस्ट की संभावना है। मैं समझता हूं इतने जल्दी इस बात को मीडिया में या और कहीं पे ये करना, एक थोड़ा सा सीबीआई के भी जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो कोई अलग मिट्टी के बने नहीं होते हैं, वो भी नॉर्मल कोर्स पे यही पुलिस ऑफिसर होते हैं और बहुत ज्यादातर वो स्टेट केडर के ही पुलिस ऑफिसर डेपुटेशन पे सीबीआई पे जाते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। तो मैं समझता हूं किसी भी प्रकार की वारदातें जो तहकीकाती अफसरों पे एक प्रेशर बना सकती है, उसको हम अवॉइड कर दे तो पुलिस के साथ में हमने बहुत उनकी मदद की, ऐसा हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब 3 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है तो रिया चक्रवर्ती से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई है, ये बड़ा सवाल है। बाकी लोगों के पास में जाऊं उसके पहले दरअसल किस तरह के सवाल जवाब किए जा सकते हैं रिया चक्रवर्ती से, 2-4 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती ने दिशा की मौत के बाद ही सुशांत का घर क्यों छोड़ा था, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया की महेश भट्ट से जो बातचीत, जो लगातार आज तक आपको व्हाट्सएप मैसेजेस दिखा रहा था, उसका सच आखिर क्या है। हालांकि सुशांत नाम का जिक्र वहां पर नहीं किया गया है। 8 से 14 जून तक रिया की सुशांत से कोई बातचीत नहीं होती है, लेकिन सुशांत का जो स्टाफ या जो लोग साथ में रहते हैं उनसे रिया चक्रवर्ती बातचीत क्यों करती हैं। सुशांत की मौत के एक दिन के बाद रिया ने 1.5 घंटे राधिका नाम की एक महिला से बातचीत की थी। राधिका के साथ बातचीत का सच क्या है, 1.5 घंटे तक क्या बातचीत हुई थी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती ही दे पाएंगे। और इसी सवाल के साथ अब मैं आपके पास आते हुए नवील चोमल जी, चूंकि 3 लोगों से पूछताछ की गई है, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं की गई है, तो ये सवाल तो पूछे ही जाएंगे कि रिया का नंबर कब आएगा। देखिए, इस विषय में कोई भी गलत टिप्पणी करना योग्य नहीं होगा, क्योंकि सीबीआई एक बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है और उसमें कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं होता है कि वो कब किसको बुलाएगी। वो अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अपना निर्णय लेती है कि कब किसको बुलाना है। आप ध्यान दीजिए चित्रा जी, कि इस केस में सीबीआई की एंट्री काफी लेट हुई है। पहले मुंबई पुलिस के पास मामला था और उन्होंने काफी कुछ प्रयास किए कि एविडेंस दबाए जाए, कुछ डिस्ट्रॉय भी किए गए होंगे। और इसके साथ साथ में ये भी सत्य है कि सीबीआई भी एक सुप्त पद्धति से अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी इस मैटर में, चाहे वो ऑफिशियल नहीं था, ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पश्चात हुआ है, तो वो दोनों को जोड़ेगी, सारी परिस्थितियां अपने हाथ में लेगी। और जैसे कि उज्ज्वल निकम जी ने भी सही कहा है कि एक बार यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं तो फिर उनके पास बंधन शुरू हो जाता है कि 90 दिन में चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है, 14 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरा समाप्त करना पड़ता है। तो वे लोग पूरी पार्श्वभूमि में पूरा एविडेंस जमा करेंगे, फिर रिया को बुलाएंगे। और जब उनको विश्वास हो जाएगा कि रिया के जो उत्तर है वो परिस्थितियों से मेल नहीं खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है और सारी परिस्थितियां इंडिकेट करी कि इसका भी कोई ना कोई सहभाग है, तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि रिया इस कड़ी की सबसे पहली कड़ी है, बिल्कुल, और श्रृंखला की सबसे पहली कड़ी है। तो रिया को जब गिरफ्तार किया जाएगा उसके बाद अलग अलग लोग के रोल्स पता चलेंगे। और यह भी संभव है कि कुछ बातें रिया को पता भी नहीं होगी कि किसने मर्डर किया, किस प्रकार से मर्डर किया है। हो सकता है कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, संभवतः है कि रिया को जो हैंडल कर रहे थे, उदाहरण था महेश भट्ट, तो वहां तक पहुंच सकती है कि भाई महेश भट्ट को जानकारी थी कि कुछ भयानक होने वाला है,
इसलिए उन्होंने उसको बोल दिया कि तू उससे दूर हो जा, तो वो दूर हो गई। आयशा इज मूड ऑन, तो वो रिया की कड़ी अलग तक लेके जाएगी, लेकिन वास्तव में किसने मर्डर किया है सुशांत का, उसके लिए अलग इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा। लेकिन ये मर्डर है या फिर सुसाइड है, अभी तो सीबीआई की टीम इस सवाल का जवाब तलाशने में लगी हुई है। सुशांत के घर के भीतर इस वक्त मौजूद है नसीर अब्दुल्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले आकाशदीप साबर में आपके पास रुक करते हुए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का अक्सर आपने पक्ष रखा है टीवी चैनल के जरिए, खुद रिया एक भी बार सामने नहीं आए, अपना वीडियो जारी करके उन्होंने अपनी बात जरूर रखी थी सत्यमेव जयते कहते हुए, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब, और सबसे महत्वपूर्ण ये महेश भट्ट से जो बातचीत उन्होंने की उसका आधार क्या रहा, केंद्र में कौन था, और दूसरी चीज कि आपने सुशांत का घर छोड़ा, उस पर 3 बयान रिया की ओर से दिए गए। पहला ये कहा गया कि दरअसल सुशांत की बहन रहने आ रही है तो सुशांत की मर्जी से ही मैंने घर छोड़ा था, लेकिन महेश भट्ट साहब के साथ जो बातचीत है वो सीधे सीधे ये दर्शाता है कि दरअसल उन्होंने अपने रिश्ते को ब्रेक किया और उसके बाद वो निकल गई, जिसके बाद महेश भट्ट उन्हें इस बारे में कहते हैं कि देखो अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिया चक्रवर्ती के ही बयान को एक दूसरे में उलझा देती हैं, और इसी वजह से सबसे महत्वपूर्ण कड़ी तो वही है कि एक के बाद एक उन्होंने जो बयान अपने दिए, लेकिन उसमें झूठ का भी सहारा लिया गया है रिया चक्रवर्ती की ओर से। चित्रा, मैं सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करूं कि मैंने कभी किसी डिबेट पे ये नहीं कहा कि रिया इनोसेंट है। मैंने सिर्फ एक मुद्दे पे डे 1 से स्टैंड लिया है कि बॉलीवुड की नेपोटिज्म या 4 फिल्मी फैमिलीज ने मिलकर इसका मर्डर प्लान किया, ये इसका खंडन किया और आज तक करता हूं। और देख लीजिए अभी तक इतने वरिष्ठ लोगों ने बात की है, अब धीरे धीरे बॉलीवुड का नाम ही निकल रहा है। चलिए, रही बात रिया की, अब क्या हो गया है चित्रा, वी आर नाउ रिएक्टिंग। अब हम अपनी टिप्पणी देते हैं जब कोई नया एविडेंस आता है। अगर मैं ये डिसाइड करके बैठूं कि भाई रिया इनोसेंट है तो आप कुछ भी बोलो, मैं बोलता रहूंगा। हम जैसे कल किसी ने कहा आई लव यू बाबू, उसने कहा डेड बॉडी पर, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें गलती है। इसका मतलब नहीं कि मैं रिया को क्लीन चिट दे रहा हूं। मुद्दा जो मुद्दा डिस्कस किया जा रहा है उस पे हम रिएक्ट करते हैं डिफरेंटली। रही बात आपके सवालों की, आई एम सॉरी बाबू, तो मुझे उसमें कोई गलत नहीं लगता, वो उसका मोड ऑफ एक्सप्रेशन है। अब इसमें भी डबल मीनिंग और इनोवेंडोज ढूंढे जा रहे हैं तो लिमिट है। फिर दूसरी बात, महेश भट्ट के साथ उनकी सवाल ये है कि आई एम सॉरी किस बात का? आपने 8 तारीख को उनका घर छोड़ दिया, आप परिवार के बाकी लोगों से बातचीत कर रहे हो जो उनके साथ थे, आप सुशांत से बातचीत नहीं करते हो, फोन ब्लॉक कर देते हो, परिवार वालों को अलग रखते हो। सीधी बात है चित्रा, जो सीधी बात है वो आपको दिखती नहीं, आप लोग सब थर्ड डायमेंशन पकड़ते हो। एक लवर के साथ आपका झगड़ा हुआ, आप अलग हो गए, सडनली वो मर गया, तो आप आके वो सॉरी शायद आप इसलिए बोल रहे हो कि आप थे नहीं, क्योंकि आपका एक झगड़ा हुआ, आप गए और पीछे से ये हो गया। हो सकता है झगड़ा होने के बाद में पैचअप भी हो जाए कि आपने कभी ऐसा सुना नहीं था लवर्स का, लेकिन ये हादसा हो गया तो वो आई एम सॉरी हालात के लिए बोल रही है, किस जाने की वजह से बोल रही है, मर्डर की वजह से बोल रही है। ये बोलने का मतलब है आप लोग तो बहुत जल्दी में उसको फांसी देने के लिए, अगर वो गुनहगार है दे दो। बट ओके, अब मुझे अपना थॉट अब मुझे कंटिन्यू करने दीजिए। जहां तक आपने कहा भट्ट साहब और इसकी बातें, कहीं भी ये फीलिंग नहीं आ रही है कि कोई भट्ट साहब इसके पीछे थे या प्लान में थे। जब वो अलग हुई सुशांत से और अपने मेंटोर, अब तो ये साबित हो रहा है उन चैट से कि भट्ट साहब को वो अपना गुरु मेंटोर मानती थी, तो उनसे कंसल्टेशन करती थी। और भट्ट साहब का इमेज भी वैसा है, वो यूजी कृष्णामूर्ति, रजनी, जो एक उसको उनसे ना कई लोग एडवाइस लेते हैं, हो जाता है एक कुछ फिगर्स बॉलीवुड में ऐसे हो जाते हैं जिनसे लोग एडवाइस लेते हैं, भट्ट साहब वैसे थे। तो ये एडवाइस अगर चैट आपस में हो रही है और भट्ट साहब को वो कहती है कि मैं अलग हो गई हूं, मैं छोड़ के आ गई हूं, और वो कहता है अभी पीछे मुड़ के मत देख, हो सकता है उनका ये मतलब है कि करियर पे फोकस कर, या एक्स या वाई या जेड। कॉन्वर्सेशंस रिया और महेश भट्ट के बीच के जो है उनको आप समझ, और आप इसीलिए कह रहे हो कि डिफरेंट है। रिया ने भट्ट साहब और उनकी कॉन्वर्सेशंस जो की है वो भट्ट साहब और उनके 2 दोस्तों के बीच में है या मेंटोर और शिष्य के बीच में है। इसको आप हर एविडेंस झूठा के यहाँ कुछ बोला वहां कुछ बोला, भट्ट साहब और वो 2 लोग कुछ भी बात करें, आकाशदीप जी, वो कुछ भी बात करें। अगर हम पहले ये बयान दें कि दरअसल सुशांत की बहन रहने आने वाली थी, इस वजह से हमने घर छोड़ा क्योंकि सुशांत ने कहा था कि तुम घर छोड़कर चली जाओ,
और फिर ये जो महेश भट्ट के साथ उनका जो चैट सामने आया है वो ये बताता है कि इन्होंने खुद फैसला लेते हुए घर छोड़ने का ऐलान किया और उसके बाद वो निकल गए और बाद में महेश भट्ट को ये जानकारी देती है। सर अब तक जो देखिए अब तक जो जांच चल रही है आकाशदीप जी, आकाशदीप जी नहीं अब आप एक मिनट पहले जो आपने बोला उसको प्रूव कीजिए, कहाँ चैट में लिखा है कि बिना मतलब में छोड़ के जा रही हूँ, बताइए ना मुझे। आप बना रहे हैं। एक सेकंड आकाशदीप जी, एक सेकंड, मैंने आपसे क्या कहा कि पहले उनकी ओर से, एक सेकंड आकाशदीप जी आप मामले को घुमाइए मत, मैंने ये कहा कि रिया चक्रवर्ती ने कहा उनकी बहन आ रही है घर पर, इस वजह से तुम चली जाओ, सुशांत की मर्जी के बाद ये फैसला हुआ, यानी कि रिश्ता तोड़ने की यहाँ पर कहीं भी बात नहीं थी। और बाद में जो चैट सामने आता है उसमें, एक सेकंड, बाद में जो चैट सामने आता है उसमें क्या रहता है, तो दोनों चीजें दो अलग अलग बातें हुई कि नहीं हुई। आकाशदीप जी जो आपने बातें कही है नासिर अब्दुल्ला, ठीक है मैं लौटूंगी। सब बाद में दिया है बयान, उस दिन का 14 तारीख का ये बयान नहीं है, ये बाद में दिया गया बयान है। नासिर अब्दुल्ला जी क्या आप भी आकाशदीप की बातों से सहमत हैं? मैं हर बात पे तो टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात मैं आकाशदीप साहब की, मैं उनके साथ 100% उनके साथ हूँ कि जब रिया ने सुशांत की डेड बॉडी को देखा और उन्होंने कहा आई एम सॉरी बाबू, बिल्कुल ठीक है, सही है, सब कहते हैं। जब भी किसी का देहांत हुआ है मेरे सामने, मेरी जानकारी में, तो उन सब से, चाहे उस इंसान से मैं नफरत करूं, घृणा करूं, मैं हमेशा यही कहता हूं आई एम सॉरी टू हियर दिस अबाउट हर और द मदर और द फादर, ठीक है, इट्स ओके। तो उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि ये क्यों कह दिया। आई एम सॉरी का मतलब है कि उसने जरूर कुछ हेरा फेरी की है और माफी मांग रही है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अब जो महेश भट्ट साहब के साथ जो कॉन्वर्सेशन सुनने में आ रही है उससे मालूम होगी बहुत सारी बातें, क्योंकि महेश जी को ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें उनके बारे में मालूम थी, उनके रिश्ते के बारे में मालूम थी, जिसके बारे में उन्होंने अभी तक ये कि बात नहीं की होगी। लेकिन अब आ गया है कि प्राइवेट मामला था, शेयर कर रहे थे एक दूसरे से, और महेश भट्ट उनको इनकरेज कर रहे थे, उत्साह नहीं रहे थे, इनकरेज कर रहे थे कि भाई ठीक है। तो इसका मतलब कि महेश भट्ट जी को बहुत कुछ मालूम है और सुशांत के साथ क्या हो रहा था, हो सकता है मैं सीबीआई से दरखास्त करूंगा कि ऑल्सो दे शुड इन्वेस्टिगेट, उनको इन्वेस्टिगेट ये भी करना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा था कि ड्रग्स का मामला था, डिप्रेशन था, प्रॉब्लम था, क्योंकि एक हीलर साहब हैं जो थाने में रहते हैं, 70 साल के हैं, हार्ट पेशेंट है, वो अपने हाथों के जरिए इंसान में ऊर्जा डालते हैं। उनका एक इंटरव्यू आया था और वो तैयार हैं सीबीआई को बताने के लिए कि क्या होता है उनके हाथों में, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि मैं नास्तिक हूँ मगर मेरे हाथों में ये है, और उन्होंने सुशांत को हेल्प किया। और ऐसे लोग हैं, मैं मिल चुका हूं, ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनके अंदर ये जो मतलब ये कि गिफ्ट है। तो ये सारी बातें देखनी चाहिए, क्या हालात थे। हो सकता है कि सुशांत जी के साथ बहुत सारे मानसिक प्रॉब्लम्स हो रहे थे, हो सकता है और भी प्रॉब्लम हो सकता है कुछ ड्रग वाले जो लोग हैं उन्होंने इनको फंसाया हो, इनको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, 10 और बातें हो सकती हैं। लेकिन शुरुआत जो हुई है, सॉरी मैंने कहा कि आप इस पूरे मामले को एक नया ही एंगल दे रहे हैं। तो क्या हो गया अगर होता है तो देखिए, शुरू में कंगना ने दिया था रहना, तो सब वही कर रहे थे, सब वही बात कर रहे थे, नेपोटिज्म। अब क्या हो गया, कोई पूछ ही नहीं रहा। कंगना ने नया रुख दिया था, कहां गया वो रुख, अब कुछ और है। अब रिया का मामला है, अब शक की सुई रिया पे जाती है और उनकी फैमिली पे जाती है। तो अब मैं क्या करूं, मैं कह रहा हूं हो सकता है, और जो पुलिस वाले हर चीज को देखेंगे, और वो जो अगर कोई ऐसा डॉक्टर थे मानसिक, वो भी मिलेंगे। नहीं, सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक यूं जा रहा है केस, यूं जा रहा है, अभी तक सांप की तरह ऐसे जा रहा है, कभी कुछ नई बातें आ रही हैं, तो सब कुछ मालूम होने का अंदेशा है। और महेश भट्ट जी के जरिए बहुत कुछ ये कि सुशांत सिंह की पर्सनल लाइफ, पर्सनल उनके जो भी प्रॉब्लम थे उनके बारे में मालूम हो जाएगा,
जिससे वो फिर आगे अच्छी तरह बढ़ पाएंगे। ये मेरा ख्याल है जाती। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। हालांकि मुंबई पुलिस ने महेश भट्ट साहब से पूछताछ भी की थी, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि सीबीआई की ओर से भी क्या उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो चैट सामने आए हैं उसने ये साफ साफ दिखा दिया है कि दरअसल सुशांत और रिया को लेकर बहुत सारी ऐसी जानकारियां थी जो महेश भट्ट के पास थी और जिसका जिक्र यहां पर नासिर अब्दुल्ला भी कर रहे हैं। एक बार फिर से शांतनु सेन जी आपका रुख करते हुए, नासिर साहब ने जो बातें कही हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए, आपको भी लग रहा है कि अब आगे बढ़ते हुए, हालांकि 3 लोगों से आज सीबीआई ने पूछताछ की है, रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी अभी नहीं दिखाना चाहती है। लेकिन महेश भट्ट भी पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण कड़ी, कम से कम जो व्हाट्सएप चैट निकलकर सामने आया है उसके जरिए वो हो सकते हैं। हाँ, व्हाट्सएप चैट बड़ा इंट्रीगिंग है और मैं समझता हूँ सीबीआई जब करेक्ट सोचेगी, जब टाइम आएगा, सीबीआई उन प्रश्नों पर भी महेश भट्ट जी से बात करेगी। पर मैंने पहले भी आपको बताया, सीबीआई तैयारी करती है। सीबीआई झट किसी के पास नहीं पहुंचती है प्रश्न करने के लिए। पहले सीबीआई को तैयारी करनी पड़ती है और जो प्रश्न करती है सीबीआई, उसका आंसर करीब करीब सीबीआई को पहले से ही पता रहता है। और अगर वो आंसर उस तरह का है तो सीबीआई फिर आगे नहीं बढ़ती है उसके साथ। पर अगर आंसर डिफरेंट है तब सीबीआई क्वेश्चन करती है। सीबीआई में बहुत से डायरेक्ट रिक्रूट्स हैं। ये किसी ने कहा सीबीआई में स्टेट कार्डर के अफसर हैं, पर डायरेक्ट रिक्रूट सीबीआई के हैं जो तफ्तीशी में माहिर हैं, जिनका काम ही तफ्तीश है। पुलिस ऑफिसर्स तो कई जगह काम करते हैं, कभी इंटेलिजेंस में चले जाते हैं, कभी आर्म पुलिस में चले जाते हैं, कभी थाने में रहते हैं, कभी फॉरेनर्स के उसमें चले जाते हैं। पर सीबीआई के जो डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ तफ्तीश करते हैं। दे आर इन्वेस्टिगेटर्स पार एक्सेलेंस। तो वो सब जब पूछताछ करते हैं, मैं कहता हूँ, मैंने देखा है, मैंने खुद किया है, पहले मेरी तैयारी इतनी कुछ होती है कि मुझे करीब करीब पता रहता है कि इस प्रश्न का क्या ठीक उत्तर है, तब जाके मैं प्रश्न करता हूँ। इसलिए सीबीआई कुछ टाइम लेती है पास्ट को पता लगाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को थॉरली स्टडी करने के लिए। एक एक डॉक्यूमेंट सीबीआई पहले खुद पढ़ती है, फिर सीबीआई को जिसने उस डॉक्यूमेंट में लिखा है उसके साथ पढ़ती है, फिर सीबीआई दूसरे स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करती है, तब सीबीआई आगे बढ़ती है प्रश्न करने के लिए। सीबीआई ऐसे ही माहिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं बना है। सीबीआई ने जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस किए हैं उसमें सीबीआई बहुत मेहनत करती है, बहुत डॉक्यूमेंट्स देखती है। इवन मर्डर केस में सीबीआई डॉक्यूमेंट से मर्डर एस्टैब्लिश करती है, डायरीज से, कागजों से, चिट्ठियों से। तो आप ये सब काम सीबीआई पर छोड़िए, और मैं नहीं समझता कि ये डिस्कशन करके सीबीआई को कोई मदद मिल रही है। हाँ, आपका टीआरपी जरूर बन रहा है, पर इससे कोई सीबीआई को मदद नहीं मिल रही है। सीबीआई अपना काम कर रही है। अब चूंकि आपने टीआरपी और टीवी चैनल पर ही सवाल खड़े कर दिए, तो पूरे रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, रुचिका गिरहोत्रा मामले की सीबीआई जांच कर रही थी। खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा था एसपीएस राठौर पर। उस पूरे मामले में क्या हुआ, आखिरी फैसले तक सीबीआई की टीम नहीं पहुंच पाई। सिर्फ ये साबित हो पाया कि हाँ, उस शख्स ने छेड़छाड़ की है। जिया खान के मामले में सर क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की जारी है। अब तक जिस शख्स के ऊपर परिवार के लोगों ने आरोप लगाए थे उसका क्या हुआ। इसी वजह से मीडिया का ये रोल है कि वो ये देखे कि जो भी जांच एजेंसी है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, चाहे वो बिहार की पुलिस हो या फिर कोई और हो, अगर देश का सेंटिमेंट किसी मामले से जुड़ा हुआ है तो उसकी एक एक सच्चाई को देश के सामने रखा जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। और सर, पारदर्शिता की ही कमी रही कि मुंबई पुलिस के ऊपर लोगों ने भरोसा नहीं किया और इस वजह से सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना पड़ा है पूरे मामले को। मैं कह रहा हूं कि आप मैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ आपकी बात कर रही हूं। ये प्रश्न करके ठीक है, आपकी भी बात अपनी जगह महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन चूंकि सीबीआई के ऊपर आकाशदीप को जोड़ना चाह रहे हैं, प्लीज आकाशदीप जी बताइए। चित्रा, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि ये पहली बात तो ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि केस ने कई जगह रुख मोड़ा है।
फ्रॉम नेपोटिज्म टू अबेटमेंट टू सुसाइड जो रिया का था, उसके बाद के कोई पार्टी हुई थी जिसमें दिशा के डेथ को भी लिंक किया जा रहा था, फिर बहुत देर तक ये कहा जा रहा था कि 13 तारीख की रात को भी सुशांत के घर पे पार्टी हुई थी जिसके साथ हुआ था। तो ये है कि ये केस इतनी बार रुख बदल रहा है कि आदमी एक स्टैंड लेके चल नहीं सकता है। और अगर आप बार बार ये फोकस डालेंगी कि रिया रिया रिया, तो इसका मतलब है कि मोर और लेस ये तय है कि अबेटमेंट टू सुसाइड है। मुझे तो लगता है अभी तक ये केस ओपन है कि शायद मर्डर है, और मुझे नहीं लगता कि एक रिया ही की इसका को जेल भेजो, रिया को पकड़ो। रिया को पूछना तो बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन सीबीआई जितना हम नॉर्मल नॉन लीगल लोग हैं वो सही समझ रहे हैं कि सबसे पहले जो लोग घर में थे हादसा और वारदात के टाइम पर पहले उनसे पूछ रही है, लेकिन जो पीड़ित पहले परिवार उनसे पूछ रही है। अगर वो सीधे सिर्फ किसी एक का नाम लेता है तो वो रिया चक्रवर्ती, और कितनी संगीन धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया है पटना में। तो अगर उनसे क्वेश्चन नहीं किया जाए, देखिए परिवार का ये आरोप है कि रिया जब से जिंदगी में आई सुशांत परिवार से अलग हो गया। रिया की जिंदगी में आने के बाद सुशांत का मानसिक इलाज होने लगा। आखिर वो क्या वजह रही कि सुशांत सिंह राजपूत रिया से अलग होना चाहते थे और बाद में 8 तारीख को अलग भी हो जाते हैं? महेश भट्ट का ये चैट साबित करता है इस बात को। चित्रा, तो फिर रिया का नाम क्यों नहीं लिया जाए? नहीं है, नहीं बिल्कुल लिया जाए। मैं कह रहा हूं आपने जितने अभी सवाल 1 मिनट पहले मुझसे किए, किसी सवाल से मैं डिसएग्री नहीं करता। टू मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस। लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरी शासन, पूरी पुलिस रिया को बचाने लगी हुई थी? डोंट यू थिंक देयर इज वन मोर एंगल टू दिस स्टोरी? मेरा ये कहना है, ये तो सीबीआई की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि अगर इस पूरे मामले में पारदर्शिता की कमी थी तो वो कौन है, किसकी जिम्मेदारी है? मैं ये नहीं पूछ रहा, बट आपको लग रहा है नहीं, मुंबई पुलिस 56 लोगों से पूछताछ करती है, एक एफआईआर दर्ज नहीं करती, और आप सवाल नहीं पूछा जाए? सवाल बिल्कुल पूछो, और आपके सवाल भी जायज है, बट सारे लोग क्या रिया को बचाने में लगे? क्या आपको ये लगता है इतनी छोटी सी बात है? रिया को बचाने में लगी हुई थी, हम भी ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए किसको बचाने में लगी हुई थी पुलिस? बहुत सारे ऐसे तो यही तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम इस प्रोग्राम में डिसीजन कैसे ले रहे हैं? इस प्रोग्राम में डिसीजन की बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक पारदर्शिता रहे। तो देखिए सिर्फ मेरे और आपका मामला नहीं है, हर घर में डिस्कस किया जा रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है। और अगर ये सिंपल सा केस होता तो मुंबई पुलिस किसी नतीजे पर तो पहुंच चुकी होती। वो इतनी प्रोफेशनल, इतनी बड़ी पुलिस मानी जाती है इस देश की, इतनी प्रोफेशनलिज्म से वो युक्त पुलिस है। वो जब इस पूरे मामले में इतने सारे पेज छोड़कर जाती है, तो यही तो अब सीबीआई को सुलझाना है कि वो कौन लोग थे जो इस पूरे मामले में सच को बाहर नहीं आने देना चाहते थे। मैं मानता हूं, लेकिन अब सीबीआई स्टेज वाइज जो इन्फॉर्मेशन देगी उसके बाद हम एग्जैक्ट टिप्पणी दे पाएंगे ना, वरना तो स्पेकुलेशन ही है ना महज। ठीक है, हमको खुद को लगता है कि डॉट्स नहीं जुड़ते, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, डॉट्स आर नॉट मैचिंग। मेरे मन में चित्रा एक बहुत जरूरी सवाल है, मैं चाहूंगी आप ये सुनो कि अगर पार्टी से रिलेटेड है, और हमने सुना है कि सीबीआई भी कह रही है कि वो दिशा की सुसाइड को भी अभी तहकीकात करेगी, जो भी दिशा के साथ हुआ या देखा, उसने सिर्फ सुशांत को फोन किया, उसने अपने गोइंग टू बी हस्बैंड को नहीं फोन किया उस दौरान, और उसके बाद अपने गोइंग टू बी हस्बैंड के घर गई तब भी उसको कुछ नहीं बोला, और वहां उनका हादसा भी हो गया, सिर्फ सुशांत को बोला। ये बात भी मुझे समझ में नहीं आ रही। आई नो देयर इज समथिंग, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे सवाल है, बहुत अर्ली है कि हम एक दिशा की तरफ जाएं। मैं वही तो कह रही हूं कि वही तो होना चाहिए। और अगर किसी की हत्या या आत्महत्या के बाद अगर मौके पर जो भी पुलिस की टीम पहुंचती है, वो फिर इतनी सारी कमियां क्यों छोड़कर जाती है कि उसके बाद जो जांच एजेंसी सीबीआई के सामने सब बहुत सारी चुनौतियां हैं। धनराज जी, मैं आपके पास आऊंगी, उसके पहले नासिर साहब कुछ बोल रहे हैं, प्लीज। बहुत ही पेचीदा मामला हो गया है, बहुत सारे डॉट्स हैं जो जॉइन होने हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे नहीं अच्छी लगती वो ये है कि हमारी जो पब्लिक है वो बैठ के ऐसे दिखा दिए कि सीआईडी के सब इंस्पेक्टर हैं। टीवी जो चैनल के होस्ट भी हैं वो भी ऐसे बातें करते हैं जैसे उनको सारा इन्फॉर्मेशन है और उनको सारी साजिश के दुबई से फ़ोन आया था, ये भी आया था, वो भी आया था, इसका मतलब ये है। तो मुझे ये नहीं अच्छा लगता। मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा है, देखिए मैं हो सकता है कि सुशांत सिंह को सुसाइड की तरफ धकेला गया, आत्महत्या की तरफ धकेला भी जा सकता है, हो सकता है। डिप्रेशन में आके इंसान कुछ भी कर सकता है, और हमेशा जब होती है सुसाइड तो आधे लोग ये बोलते हैं अरे उसने कर दी, अरे उसने तो कल मेरे साथ फिल्म देखने जाना था, ये ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। लेकिन दिमागी हालत कब पलट जाए, कब अंदर से प्रॉब्लम आ जाए ड्यू टू व्हाटएवर डिप्रेशन और ड्रग टेकिंग, या फिर रिश्ता ख़त्म हो जाए, उसकी वजह से बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ
मर्डर भी हो सकता है। ये सारी बातें अब जो इंक्वायरी होगी उससे मालूम होगा, लेकिन अब तो ऐसे सब लोग कह रहे हैं ये है, कुछ भी हो सकता है। अनुपम खेर जी का एक एक्चुअली प्ले था, नाटक, उसका नाम था कुछ भी हो सकता है, बहुत ही शानदार प्ले था। तो मैं ये वहां पे कहना चाहता हूं कि इतना पेचीदा हो गया। शुरुआत कहां से हुई कि कंगना रनौट बोल रही है ये है वो है, और मतलब बॉलीवुड के माफिया नासिर अब्दुल्ला साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले में सच जानने की बजाय कंगना रनौत पर आपका ज्यादा फोकस है, कहीं ऐसा तो नहीं है? मैं शुरुआत बता रहा हूं आपको। हाँ। शुरुआत नहीं, कंगना की बातों को इतना मीडिया ने नवीन जी आ रही हूं मैं उछाला, आपके पास। ये बोल रहे हैं कोई भी नहीं, तो हल्के हल्के सीढ़ियां आगे बढ़ रहे हैं लोग। शुरुआत में ये था, अब तो रिया का मामला है और उनके दोस्तों का, और फिर कुक का, और कोई दुबई से भी फोन आया था। बहुत सारी बातें हर रोज निकल रही हैं। तो देखिए क्या होता है। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, बट मेरा कंगना के मामले में मैं कुछ कहना चाहूंगा। चित्रा, मैं आकाशदीप जी आपके पास आऊंगी, नवीन चौमाल को जोड़ना चाह रहे हैं इस वक्त। नवीन जी, चित्रा जी, अभी थोड़ी देर पहले आकाशदीप साहब ने जो बात कही ना, वो मेरे ख्याल से आपके समर्थन में बात कह रहे थे। आप समझिए कि उन्हें कहना सही है कि इस समय रिया चक्रवर्ती पे जो है फोकस है वो बात सही है, और जैसे ही सीबीआई को कोई प्रमाण मिलता है तो इस श्रृंखला की जो पहली कड़ी है रिया, उसी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और उसके पश्चात अलग अलग लिंक्स खुलती रहेगी। और उसके पैरेलल में जो चल रहा है, क्योंकि जो उससे एक सप्ताह पहले हुआ था, दिशा सालियन की जो हत्या हुई थी, उसके बारे में भी कड़ियां खुलती जाएगी और दोनों को जोड़ा जाना चाहिए, तो ही अपने को राज पता चलेगा। और जहां तक कि हमें लगता है पूरे एक एज ए क्रिमिनल लॉयर जो हमने अध्ययन किया इस केस का, तो उसमें ऐसे ही लगता है कि शुरुआत दिशा सालियन की हत्या से हुई है और उसका लिंक जुड़ा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से। तो ये जो कड़ी है वो सीबीआई अवश्य अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत जल्दी अपने सामने आएगा ये मामला। लेकिन सीबीआई के सामने भी तो बहुत सारी चुनौतियां। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आकाशदीप जी, फौरन मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन देखिए सीबीआई के सामने जो दो सबसे बड़ी चुनौती, एक एक करके 60 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, क्राइम सीन पर सबूत पूरी तरह से मिट चुके हैं। यकीनन सीबीआई के पास सिर्फ मौके से ली गई तस्वीरें ही सहारा हैं, और इसके अलावा मुंबई पुलिस का पूरा रिकॉर्ड मराठी भाषा में है, उसको ट्रांसलेट करके फिर से पूरे मामले को रीड किया जाना, यानी कि चुनौतियां बहुत सारी हैं सीबीआई के सामने। लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी काफी तेज रफ्तार में सीबीआई आगे बढ़ा रही है। लेकिन इन सब के बीच सुशांत के कमरे की चाबी बनाने वाले ने कई राज खोले हैं। मोहम्मद रफी शेख से बातचीत की है हमारे संवाददाता दिवेश सिंह ने। देखिए क्या कुछ उसने अपनी आंखों देखी थी, जिसका आज एक एक करके उसने जिक्र किया। नहीं, उन्होंने कॉल किया था तो मुझे इतना ही कहा था कि अंदर कोई है जो सो रहे हैं, काफी देर से फोन नहीं उठा रहे। मुझे तो ये लगा कि कोई अंदर ओल्ड एज के होंगे, 70-80 साल के कोई बुजुर्ग होंगे। मेरे माइंड में तो ये गया था। मुझे नहीं पता था कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत है, ना उन्होंने बताया था फोन पे। जब वहाँ जाने के बाद मैंने लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था, मैं मार रहा था, लॉक को तोड़ रहा था, तो आवाज़ आ रही थी। लॉक तोड़ने में क्या, हथौड़ी और स्क्रूड्राइवर की जोर से आवाज़ आ रही थी। तो आवाज़ आने के बीच में लोग कान लगा के दरवाजे में सुन जरूर रहे थे कि अंदर से दरवाज़ा खुल रहा है या कोई आवाज़ आ रही है। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर अंदर से दरवाज़ा खुल जाएगा तो आप काम छोड़ देना, आप खुलना मत। अगर अंदर से आवाज़ भी आती है तो भी काम छोड़ देना, आप लॉक मत खुलना, ऐसा कहा था उन्होंने। मैं हथौड़ी से और स्क्रूड्राइवर से जब लॉक को मार रहा था, लॉक टूट गया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने स्क्रूड्राइवर से लॉक को, नीचे वाले लॉक को खोला। फिर ऊपर एक हैंडल था, हैंडल को नीचे करके जैसे दरवाजा मैंने हल्का सा खोला तो उन्होंने कहा बस आपका टूल्स लो और आप जाओ, इतना कहा। और मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया अंदर। बिल्कुल, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया अंदर? आप लॉक मतलब आपने तो पहले भी दरवाजे खोले हैं, तो थोड़ा सा भी कुछ आपको दिखाई नहीं दिया अंदर क्या था, कौन थे? नहीं, कुछ भी नहीं देखा, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। जैसे कि हैंडल मैंने जैसे करा ना, जैसे दरवाजा खुला, इतना खुला ना, हल्का सा खुला, तो बस बोले बस अब बस आपका सामान लो और आप जाओ, आपका काम मतलब आपका सामान लेकर आप टूल्स लो आपका और आप जा सकते हो, ऐसा। कितने लोग थे कमरे में उस वक्त? 3 से 4 जन थे। हाँ। और वो सिद्धार्थ पिठानी आपसे बात कर रहे थे कि अन्य लोग भी बात कर रहे थे? अभी उनके नाम तो मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ, पहली बात तो। अभी मीडिया के थ्रू मतलब मालूम पड़ रहा है कि उनके नाम क्या है, लेकिन उस वक्त तो मैं अभी भी शक्ल मैं नहीं जानता उनकी। हाँ, जिन्होंने मुझे कॉल किया था इतना कंफर्म है कि वो सिद्धार्थ पिठानी थे, क्योंकि उन्होंने अपने जो मोबाइल से फ़ोन किया था ना, और उनकी व्हाट्सएप प्रोफाइल उनकी थी, सिद्धार्थ पिठानी की थी, तो इससे पता चल गया कि मुझे वो सिद्धार्थ पिठानी थे। अभी मीडिया के थ्रू, नहीं तो उनको पहले मैं जानता भी नहीं था, नाम से भी नहीं जानता था, ना शक्ल से पहचानता था। उन चारों को, 3-4 जन जो भी थे उसके अंदर। कुछ पैसे को लेकर भी इशू हुआ था? कितने पैसे के ऊपर बात हुई थी? कितने पैसे देने वाले थे? आपने कुछ बताया होगा उनको अमाउंट?
एक्चुअली क्या, मैं घर पे था तो घर से मुझे डायरेक्ट आना पड़ रहा था यहाँ पे। तो मैंने उनसे कहा था कि लॉकडाउन का टाइम था और संडे का दिन था, तो मैं कहा था कि ये कंप्यूटराइज की वाला लॉक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट लॉक है, सबसे टफ लॉक यही है। तो मैं घर से डायरेक्ट आऊँगा और घर पे से आके ये कंप्यूटराइज की वाला लॉक अगर इसको खुलना है तो इसका 2000 रुपीज़ तक चार्ज होता है। तो उन्होंने कहा था नो प्रॉब्लम, पैसे का कोई इशू नहीं है, आप बस इतना करिए कि जल्द से जल्द आइए, बस इतना कह रहे थे वो, बहुत अर्जेंट में बुला रहे थे। उधर वो लोग जब आप लॉक तोड़ रहे थे या पहले आप चाबी बनाने गए, वो लोग आपस में क्या बात कर रहे थे? जो 4 लोग थे घर के अंदर, वो लोगों ने आपस में कुछ तो बात की होगी, कुछ तो बात कर रहे होंगे। वो लोग क्या बात कर रहे थे? नहीं, आपस में कोई बात तो नहीं कर रहे थे, एकदम रिलैक्स लग रहे थे वो लोग, कुछ ऐसा मेरे को लगा नहीं परेशान है या कुछ ऐसा, कुछ शक्ल से तो उनके मतलब हाव से ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था, तो एकदम रिलैक्स ही थे कि आप बस काम कर रहा था मैं तो देख रहे थे वो, बस जैसे लॉक तोड़ा तो बस उन्होंने कहा कि आपका सामान लो और जाओ, और मुझे अंदर एक भी कुछ भी नहीं देखने दिया। तो ये सुना आपने मोहम्मद रफी शेख को, जिससे बातचीत की हमारे संवाददाता दिवेश सिंह ने। एक एक जानकारी उसने साझा की है। फिलहाल सीबीआई की तफ्तीश लगातार जारी है। सुशांत सिंह के घर के अंदर इस वक्त देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की मौजूदगी है। इससे जुड़ी हुई जैसी और जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख करेंगे और यह खबर सामने आ रही है पाकिस्तान से। आपको बता दें, दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी ये सामने आई है। पाकिस्तान के आतंकवादियों की लिस्ट में दाऊद का नाम है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कराची में है। दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तान की ओर से ही यह जानकारी दी गई है, कराची में है दाऊद इब्राहिम। पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान ने इस बात को कबूला है। गीता मोहन हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गीता, पाकिस्तान ने आखिरकार कबूल कर ही लिया कि अंडरवर्ल्ड डॉन जो आतंकी है दाऊद इब्राहिम, वो कराची में मौजूद है, और किस तरह की जानकारी मिली है? जी बिल्कुल चित्रा, जो आप लिस्ट देख रहे हैं वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये लिस्ट जारी किया है, और इस लिस्ट में ऐसे सारे नाम हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत टेररिस्ट करार दिए गए हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर काफी प्रेशर था कि अगर कोई ऐसा आदमी या ऐसा इंसान, एंटिटी हो जिसका कोई भी एड्रेस पाकिस्तान में रहा हो, तो उसको इस लिस्ट में होना जरूरी है। FATF के चलते जो प्रेशर पाकिस्तान में बन रहा था, उसके मद्देनजर अब हम देख रहे हैं कि जो लिस्ट निकाला है फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान ने, उसमें दाऊद इब्राहिम भी है। और अगर आप उस लिस्ट में उस डॉक्यूमेंट को पढ़ें जो दाऊद इब्राहिम के नाम के नीचे है, वहां पे साफ तौर से नजर आ रहा है कि जो एड्रेस दिया है वो व्हाइट हाउस, जो दाऊद इब्राहिम के घर का नाम है कराची में, वो एड्रेस है, और कराची में उसका उसके एड्रेस की डिटेल्स दिए हैं। तो ये पहली बार हम देख रहे हैं कि जिन डॉक्यूमेंट्स, जिन एड्रेस को हम बार बार अपने टीवी चैनल्स पे, अपने स्पेशल प्रोग्राम्स में, अपने सोर्सेज के थ्रू देते आ रहे हैं कि कराची के व्हाइट हाउस में दाऊद इब्राहिम का ऑफिशियल रेजिडेंस है, वो आज ऑफिशियली पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट में नजर आ रहा है। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस उज्ज्वल निकम साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उज्ज्वल साहब, पहली बार पाकिस्तान ने इस बात को कबूला है कि हाँ, पाकिस्तान में ही, कराची में है मुंबई हमलों का सबसे बड़ा गुनहगार दाऊद इब्राहिम। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, हमारी सरकार की ये कूटनीति का यश मैं मानता हूं, और दूसरी बात है कि पाकिस्तान पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव और पाकिस्तान को मॉनेटरी जो मदद, हेल्प मिल रही थी, वो मदद कम होने की आशंका, इसी दबाव से आज पाकिस्तान ने पहली बार कबूला कि यस, दाऊद इब्राहिम हमारे लैंड में। आज तक पाकिस्तान हमेशा झूठे मक्कार से कर रहा था, और पाकिस्तान ने बात कबूल की। उसकी वजह दो है, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर, और पाकिस्तान जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें बचना चाहता था, और दूसरा दाऊद इब्राहिम इतना बुढ़ा हो गया है कि अभी पाकिस्तान के लिए कुछ काम का नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान ने ये जानबूझकर सोची हुई चाल के मुताबिक एक्सेप्ट किया है कि यस, दाऊद इब्राहिम यहाँ हमारे कराची में रहता है, वो मुंबई का है, महाराष्ट्र का है, इंडियन ओरिजिन का है। ये बात पहली बार कबूल है। लेकिन उज्ज्वल निकम साहब, कसाब को तो फांसी पर आपने लटकवा दिया। जिस तरह की आपने इन्वेस्टिगेशन की, पूरे मामले में आपने हिंदुस्तान का मजबूती से पक्ष रखा, और फिलहाल मुंबई हमलों का जो गुनहगार था वो फांसी पर लटक गया। लेकिन दाऊद इब्राहिम जो 1993 में मुंबई हमलों का सबसे बड़ा गुनहगार है, अब पाकिस्तान ने जब इस बात को स्वीकार कर लिया है, तो हिंदुस्तान अब इस पूरे मामले में कैसे आगे बढ़ेगा ताकि इसको भारत लाया जा सके? चित्रा जी, 93 का बम्बई बम ब्लास्ट मैंने चलाए हैं। बम्बई बम ब्लास्ट की जो साजिश दुबई में पहली बार हुई थी, उस मीटिंग में दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और चंद कुछ लोग थे कि जो पाकिस्तान से थे,
और ये इतना ही नहीं, तो इसके लिए सबूत भी हमने कोर्ट में पेश किए थे, गवाहदार को कोर्ट पेश किया था, तो उसके लिए इंटरपोल का रेड कॉर्नर की नोटिस भी निकाली गई है। अभी पाकिस्तान से वो कैसे लाया गया, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा देश में कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी करार नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान को डिपोर्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान डिपोर्ट कौन सी भी हालत में यहाँ करेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जो चलती है वो पाकिस्तान आर्मी और ISI की चलती है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि दाऊद इब्राहिम को भेजा जाएगा। अगर भारत सरकार ने इसके बारे में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी कहा तो जरूर पाकिस्तान कहेगा कि हमारे यहाँ कोर्ट से काम चलता है, हमारे कोर्ट स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। हम उसमें जो मुझे पर्सनल तजुर्बा आया था, मैं खुद पाकिस्तान में गया था जब 26/11 का आतंकी हमला होने के बाद अजमल कसाब को फांसी देने के बाद, तब हम इस्लामाबाद में गए थे, ऑफिशियल डेलीगेशन हम 4 लोगों का गया था। हमने उनको सवाल किया था कि आपने हाफिज सईद को नहीं पकड़ा, जकीउर रहमान के ऊपर नहीं पकड़ा, जकीउर रहमान को पकड़ के उसको बेल पे छोड़ दिया, तो पाकिस्तान के अधिकारी कहते हैं आप सबूत दो। मतलब अरे भाई हमने तो सबूत किए, अजमल कसाब का इकबाली बयान। सर ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, और यकीनन जिस तरह से कसाब को हिंदुस्तान ने फांसी पर लटकते हुए देखा था, ये भी मुंबई हमलों का 1993 का सबसे बड़ा गुनहगार। मुंबई में 1993 में 13 जगह ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 257 लोगों की जान गई थी, 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। उसका ये गुनहगार है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है। जीडी बख्शी इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान ने आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है जीडी बख्शी जी, जिसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम है, और कहा गया है उसके खाते सीज कर दिए जाएं। इस खबर को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जब भी दबाव बढ़ता है, अमेरिका का दबाव पड़ता है, तो पाकिस्तान इस किस्म के कॉस्मेटिक जेस्चर्स करता है। और दाऊद इब्राहिम तो इनका सबसे बड़ा सरगना है ISI का। मुझे नहीं लगता वो उसको इतनी आसानी से, हमको कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है नहीं, कोई डिपोर्टेशन का कोई मसला ही नहीं हो सकता इनके हमारे बीच में। नाटक ये करते हैं, घुमाते रहते हैं भवीरी की तरह। आपको पिछली बार भी जो नाटक इन्होंने 26/11 के लिए किया, वो तो मतलब हद, बर्दाश्त की हद से ज्यादा था। और किस तरह हमारी पुरानी सरकारें वो नाटक में शामिल हुई, ये भी शर्मनाक बात। हमको जो है अब इसके ऊपर खुद एक्शन लेना पड़ेगा। पाकिस्तान ऑलरेडी नोटिस पे है कि आप यहाँ टेररिस्ट इंसिडेंट करके देखिए, परिणाम आपको सीमा के पार भुगतने होंगे। सर लेकिन 2 महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, पहली बार उसने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, कराची में ही है दाऊद इब्राहिम। वहीं दूसरी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल FATF की काली सूची में पाकिस्तान खुद को डालने से बचाने के लिए उसने इस तरह की चाल चली, और इसी वजह से पाकिस्तान ने तालिबान पर भी बैन लगाया है। आज ही की यह भी बड़ी खबर है। तो उसकी ये चाल है, लेकिन कम से कम उसने स्वीकारा तो कि दाऊद इब्राहिम हमारे पास है। तो ऐसे में हिंदुस्तान का स्टैंड किस रूप में अब आगे बढ़ना चाहिए, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं आप? हमको वी शुड थंप द टेबल, और हमको उसको मांगना चाहिए एक्स्ट्राडाइट करो, ताकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। उसके हाथ खून से रंगे, कितने सैकड़ों भारतीयों के खून से रंगे हैं उसके हाथ। उसको तो यहाँ पे बुला के सजाए मौत से कम तो कुछ है ही नहीं। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, ये सब क्या हमको मालूम नहीं हाफिज सईद कहाँ है? बिल्कुल। क्या हमको मालूम नहीं कि ये जकीउर रहमान लखवी कहाँ है, मसूद अजहर कहाँ है? और पाकिस्तान क्या वो ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट पे नहीं है? क्या दिया है आपको आज तक? तो ये जो उम्मीद यहाँ जगनी शुरू होती है, और हम लोग ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं कि आ गया, मान गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कंसेशन है, जो जबरन पाकिस्तान को देनी पड़ती है अंदर इंटरनेशनल प्रेशर। ऑन ग्राउंड जब तक हमारे हाथ में ना सौंपे, इट मीन्स नथिंग। तो हमारे हाथ में सौंपने के लिए हिंदुस्तान को अब किस तरह से पाकिस्तान से बातचीत करनी होगी, क्योंकि यहां पर 1993 का मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट 12 मार्च का 13 जगहों पर ब्लास्ट हुआ था, और कितना खौफनाक वो मंजर था उसका जिक्र करने से भी रूह कांपती है। जीडी बख्शी साहब, 257 लोगों की जान चली गई थी, 700 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिसमें से बाद में कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। उस हमले का ये गुनहगार है ये शख्स।
इसी हमको खुद सबसे बेस्ट होगा कि जो अमेरिकन ने ओसामा बिन लादेन के बरखिलाफ किया वो हम इसके बरखिलाफ करें। सबसे उत्तम और एकमात्र तरीका मैं समझता हूँ ये है, हमारे पास वो कैपेबिलिटीज है प्रिसीजन स्ट्राइक की, इसको लोकेट करें और इसको उड़ा दें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। तभी जो लोग मारे गए थे उनके परिवार के लोगों को कम से कम तसल्ली मिल पाएगी अगर ऐसा होता है। बहुत शुक्रिया जीडी बख्शी साहब आज तक से जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। दाऊद पर शिकंजा कसने के आदेश दिए गए हैं पाकिस्तान सरकार की ओर से, लेकिन दरअसल ये नौटंकी आप पाकिस्तान की कह सकते हैं, क्योंकि FATF की ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए उसने ये नया पैंतरा खेला है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से शम्स ताहिर खान इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 1955 में दाऊद इब्राहिम का जन्म हुआ था और उसी महाराष्ट्र को मुंबई को इसने दहलाने की साजिश रची थी। शम्स, आपके पास सीधे आते हुए, पाकिस्तान की सरकार ने आदेश दिए हैं, दाऊद इब्राहिम के आने जाने पर पाबंदी लगाने के लिए कहा गया है, उसके खाते सीज करने के आदेश दिए गए हैं और पहली बार पाकिस्तान ने माना है कि हाँ, हमारी ही धरती पर, पाकिस्तान के कराची में ही है दाऊद इब्राहिम। कैसे देखा जाए इसको? चित्रा, इसको ऐसे देखा जाए कि कम से कम 27 साल के बाद पाकिस्तान ये मान रहा है कि इसके इन चीजों पे रोक लगाई जाए, और रोक तभी आप किसी चीज की मांग करते हैं जब वो आपके पास मौजूद हो। लेकिन यहाँ मेरे लिए ये खबर चौंकाने वाली इसलिए नहीं है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। आप किसी भी पुलिस ऑफिशियल से इंडिया के पूछ लीजिए, चाहे वो दिल्ली के हो, मुंबई के हो, आप किसी भी जाकर अफसर से बात कीजिए, हंसते हैं जब वो पूछते हैं कि दाऊद कहाँ है। कहते हैं कि बच्चा जानता दाऊद कहाँ। पुलिस को छोड़िए, मीडिया की बात करते हैं, दाऊद के कौन कौन से पते, कराची से लेके क्लिफ्टन रोड से लेके व्हाइट हाउस तक के, दाऊद के कौन कौन से नंबर, उनकी पत्नी जो है, उनकी वाइफ जो है मैजबी, उनके जो बाकी साथी हैं, वो तमाम हर एक चीज हर एक को पता है। सिर्फ पाकिस्तान आज तक कभी इसको खुलकर नहीं बोला, आज पहली बार वो कह रहा है, और जाहिर सी बात है जो मामला फाटा का। लेकिन इसको इस तरीके से हमें सीरियसली नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान सच में दाऊद से पीछा छुड़ाना चाहता है। ये एक तरीका है, ये एक उनकी चालाकी है, और इससे कुछ देर पहले जो उनके साथी लोग हैं तमाम, वो भी इस चीज को मानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार हमारे लिए हमेशा ढाल बन के रहेगी। बल्कि एक जो डी कंपनी के प्रवक्ता हैं छोटा शकील, अक्सर सारे मीडिया वाले उनसे बात करते हैं, हम लोग उनसे बात करते हैं, उनसे जब भी ये पूछते हैं कि दाऊद कहाँ है, तो वो सिर्फ मुस्कुरा देते हैं कि भाई कहाँ है, इसके अलावा कुछ नहीं। और उनकी मुस्कुराहट में ही जवाब है कि आपको भी पता है कहाँ है। तो जब इतना ओपन सीक्रेट है ये, तो फिर क्या कहने। लेकिन हाँ, 27 साल बाद कम से कम एक मुंह से नहीं, किसी पाकिस्तानी नेता के एक कागज के ही जरिए ये अगर सच्चाई सामने आ रही है कि पाकिस्तान की गोद में बैठा है, उसी क्लिफ्टन रोड में है, उसी व्हाइट हाउस में है, तो फिर क्या कहने।